यहाँ इस कमरे में किसी के रोने से सकने की आवाज़ आ रही थी। एक लड़की जो ब्लेम तोड़े मुंह पर हाथ रख अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हुए बेतहाशा रोए जा रही थी। उसके बड़ी बड़ी आंखों में आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसके शरीर के हर भाग में बेतहाशा दर्द उठे जा रहा था और खासकर कमर से नीचे वाले हिस्से में, जिसे महसूस कर उस लड़की को ये जानने में देरी नहीं लगती उसके साथ बीती रात क्या हुआ है। वो एक नज़र अपने नाजुक से शरीर पर डालती है। उसका छोटा सा शरीर हर जगह से लाल और नीले निशानों से भर चुका था और वो सिर्फ एक ब्लैंकेट ओढ़े बिना कपड़ों के बेड पर बैठी हुई थी। खुद की हालत पर उसे बेतहाशा रोना आ रहा था। आखिर उससे ये गलती कैसे हो सकती है। वो यहाँ वहाँ कमरे में नजरें दौड़ाती है, वहाँ उसे खुद के सिवा और कोई नहीं दिखता। वो लड़की लाल आंखों से भरे गले में बोली, ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये यहाँ कैसे आई? और रात को वो इंसान, वो कौन था? यही सोचते हुए वो लड़की अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बीती रात की सभी चीज़ें याद करने लगती है। बीती रात वो लड़की नशे की हालत में चले जा रही थी, बिना ये जाने कि वो कहाँ और किस ओर जा रही है। उसका बदन किसी गर्म भट्टी की तरह जल रहा था। वो अपने शरीर के गर्माहट से इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो किसी ठंडे चीज़ के लिए बस बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी। सब जगह बस धुंधला सा नजर आ रहा था, जिस वजह से सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। और तभी वो गिरते पड़ते खुद को संभाल एक कमरे में जाती है, जहां का माहौल पहले से ही काफी नशे से भरा लग रहा था। कमरे में चारों ओर अंधेरा और रोशनी के नाम पर था तो एक येलो डीम लाइट। वो लड़की कुछ समझ तो नहीं पाती, लेकिन वो कमरे में आकर अपनी ढूंढली नजरें यहाँ दौड़ाती है और वॉल के सहारे लगकर ही अपनी पहने हुए ड्रेस को निकालने की कोशिश में लग जाती है। पर बैक जिप की वजह से उसके हाथ वहां तक जा नहीं पाते और वो लड़की शरीर में आग की तरह जल रहे गर्मी से तेज तड़पती आवाज में चिल्ला उठती है, समबडी हेल्प मी प्लीज। और इतना कहते ही वो तेज रोने लगती, क्योंकि अब ये उसके बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन तभी उस कमरे में बने वाशरूम का गेट खुलता है और इसी आवाज़ से उस लड़की की सिसकियां वहां गूंजती है और वाशरूम से बाहर आया एक शख्स जो सिर्फ एक वाइट टॉवल कमर से लपेट रखा था, वो उस हल्की रोशनी में भी नजर नहीं आता। उसकी कदकाठी ऐसी कि देखने वाला अपना सर ऊंचा कर देखे। उसके भारी कदम बाहर रखते ही उस शख्स के कान लड़की के सिसकने की आवाज़ पती है और वो उस अंधेरे में ही एक सनसनी नजर हर तरफ दौड़ाता है। और तभी उस हल्के रोशनी के लाइट के नीचे एक लड़की नजर आती है, वॉल से लग खड़ी। वो कद में ही काफ़ी छोटी लग रही थी और दीवार से लग खड़ी बेतहाशा सिसक रही थी। वो शख्स अपने कमरे में एक लड़की को पाकर तेज आक्रोश में भर उठता है। उसकी आंखें सर पर जाती है और वो अपने भारी कदम जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाए उसके सामने आकर रुकता है। उसी पल उस लड़की की तड़पती हुई पतली सी आवाज़ उसके कान में चिर गई, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। ये कहकर वो सीधा उसके गले पर जाती है। वही वो शख्स उस लड़की के छोटे नाजुक बदन के भार को पूरा खुद पर महसूस कर और गुस्से में भर जाता है और उसके शरीर को खुद से चिपकते ही उसकी हाथ की नसें तन जाती है और अगले ही पल वो शख्स उस लड़की के छोटे से कमर में हाथ डाल उसको और खुद से सटा लेता है और एक चीख उस लड़की के मुंह से निकल जाती है। तभी वो शख्स झुककर उसकी कान में बोला, यहाँ आकर तुमने अपने मौत को ही दावत दिया है, यू रिग्रेट फॉर इट। इतना कहकर ही वो उसके मुंह को ऊपर उठा देता और वो लड़की जो नशे में भी उसके सख्त और भारी आवाज़ को सुनकर अंदर तक कांप उठी थी, वो अपने बालों पर किसी का दबाव पाकर तेज चिल्ला उठती है और अपनी आंखें कसकर मींज लेती है। वही वो शख्स उस हल्के रोशनी में दिख रहे उस खूबसूरत लड़की के चेहरे में मानो खो जाता है। इतने करीब से उस खूबसूरत बला को निहारते हुए उसके आंखों में चमक सी उठती है और उसके चेहरे से होते हुए उसकी नज़रें उस लड़की के पूरे शरीर को नीचे तक स्कैन करती है। और उसी पल एक वहशी मुस्कान उसके होठों पर तैर जाती है और अगले ही पल वो झुककर उस लड़की को गोद में लिए बेड की तरफ आता है। वही वो लड़की खुद को किसी की मजबूत बाहों में देख एक पल के लिए घबरा जाती है और उसी पल उसे उसका शरीर किसी सॉफ्ट चीज़ पर महसूस होती है। ये उस बेड की बेडशीट थी, पर अगले ही पल वो आंखें खोल देखती है और एक धुंधला सा चेहरा उसके सामने आ जाता है जो उस पर पूरी तरह झुके हुए था, मगर उसका फेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। उस हल्की रोशनी में वो शख्स उस लड़की को खुद की तरफ बार बार पलके झपकाए देख अजीब तरह से मुस्करा देता है। तभी वो लड़की बड़ी हिम्मत कर बोली, कौन हो तुम? उसका इतना ही कहना था कि वो शख्स उस लड़की के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस किए खुद का पूरा भार उस पर डालते हुए बोला, तुम्हारी मौत। और वही खुद पर पहाड़ जैसे उस शख्स का वेट पाकर वो लड़की दर्द से तड़प उठती है और उसकी वो भारी शब्दों को सुनकर एक डर की लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। उसी पल वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में लग जाती है, पर उसकी हर कोशिश बेकार थी। वो शख्स टस से मस भी नहीं हो रहा था। ये देख उस लड़की का शरीर डर से भर आता है, पर अगले ही पल एक और तेज चीख उसके मुंह से निकल जाती है और अपने गर्दन के निचले हिस्से में एक तेज दर्द उसको होने लगता है। उस शख्स ने उस लड़की के गले के नीचे अपने नुकीले दांत गड़ा दिए थे, मानो अभी उसकी नर्म चमड़ी से खून बह उठे। वो लड़की उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि वो शख्स और आगे बढ़कर उसके सीने पर अपने दांत गड़ा देता है और ये पल मानो उस लड़की के जिस्म से जान निकाल लेने जैसा था। वो तेज तेज दर्द से चिल्ला उठती है, पर उस शख्स के लिए उस लड़की की चीखें किसी मधुर धुन से कम नहीं थी। उस लड़की के उस सॉफ्ट स्किन को अपने दांतों तले दबाए एक ठंडक उसकी आंखों में दहक उठता है और उसी पल वो थोड़ा उसे अपने दांतों से रिहा करते हुए उसके चेहरे पर झुक जाता है। उस लड़की का पूरा चेहरा पसीने की बूंदे और आंसुओं से भीगा पड़ा था।
तभी वो झुककर उसके हल्के मोटे लाल होठों को देख बोला, जितना ज़्यादा चीखोगी उतना ज़्यादा दर्द मिलेगा। ये सुनकर उस लड़की का शरीर फिर जम जाता है। एक खौफ से वो जैसे ही एक शब्द भी कहने को हुई, उसके होंठ किसी के कैद में बुरी तरह जकड़ जाते हैं और अब शब्द नहीं बल्कि उसके सांसें भी गले में थम जाती है। वही वो शख्स उसके नर्म होठों का टच पाकर बिल्कुल पागल सा हो जाता है और उसके होठों पर टूट पड़ता है। वो लड़की और ज़्यादा छटपटा उठती है, पर वो शख्स उसे हिलने तक का मौका नहीं दे रहा था। वो उसके होठों को बेदर्दी से चूमते हुए उन्हें अपने दांतों से काटने लगा और वो लड़की अपने चीखों को अंदर ही घुटती रह गई। तभी अगले ही पल वो उसके होठों को जोर से लगभग दांतों से खिंचते हुए छोड़ देता है और उस लड़की के होठों के कोनों से खून रिस जाता है, जो कुछ उस शख्स के होठों पर भी लगा हुआ था। वो लड़की जोर जोर से हांफने लगती है, उसी के साथ उसका रोना भी तेज हो उठता है, जिसे देख वो शख्स उसके ऊपर से थोड़ा उठ जाता है और थोड़ा भार कम होते ही उस लड़की के शरीर में बस हल्की मूवमेंट होती है। एक जान सी उसके शरीर में आती ये सोचकर कि उसने उसे छोड़ दिया। पर उसी पल कुछ ऐसा होता है कि उस लड़की के जिस्म सनसना जाता है जब वो शख्स उसे खींचकर बिठा देता है और अब अगले ही पल वो उसका बैग जिप खोलकर उसका ड्रेस शरीर से अलग कर देता है। वही ये सब इतनी जल्दी होता कि उस लड़की को कुछ सोचने का मौका तक नहीं मिलता और तभी वो लड़की महसूस करती है वो बिना कपड़ों के बस अपने इनवियर्स में उसके सामने है। ये एहसास होते ही वो अपने सीने पर हाथ रख लेती है और उस शख्स की तरफ देखती है जो उस हल्के उजाले में भी उसे धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। वही वो शख्स तो पूरे होश में था, पर अपने सामने ऐसे कयामत हुस्न को देख उसके ऊपर भी एक नशा सा सवार हो गया था। वो उसके इनवियर्स में झांकते हुए उसके नाजुक जिस्म को देख अंदर तक हिल उठता है और उसी पल उसे पुश करते हुए बेड पर गिरा देता है। वो उसके ऊपर आकर फिर उसके होठों को कैद में भर लेता है और उसके हाथ उस लड़की के खुले जिस्म को यहाँ वहाँ सहलाने लगते हैं। वो लड़की भी उसके स्पर्श से बेहक रही थी, नशा उस पर भी भारी था। उसके अंदर उठ रहा वो आग कहीं ना कहीं उस शख्स के छुहन से कम हो रहा था, लेकिन ये छुहन उसे बेतहाशा दर्द भी दे रही थी। वो शख्स उसके पूरे जिस्म के हर हिस्से को छूने लगा। वो उसके होठों को छोड़कर अब उसके गले और कॉलर बोन पर किस करता है, वहां से नीचे की तरफ बढ़ते हुए वो उसके सेंसिटिव पार्ट्स को भी छूने और उन्हें महसूस करने लगता है। और वो लड़की ये सब होते हुए अपने तेज सिसकियां और आहों को रोक नहीं पा रही थी। तभी उस लड़की को महसूस होता है कि उसका ऊपर वाला इनवियर भी उस शख्स ने निकाल दिया है और वो उसके होठों को वहां महसूस करती है। तभी एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकल जाती है। आह! उस शख्स के होंठ नहीं बल्कि दांत वहां गड़ चुके थे, वो हिस्सा जो काफी नाजुक होता। एक लड़की के लिए वो दर्द सहना ना के बराबर होता है। वही हाल उस लड़की का भी था। वो करहाने लगती है, पर वो शख्स नहीं रुकता और अपने काम को शुरू रखते हुए उसके होंठ आकर उस लड़की के कमर और पेट को सहलने लगते हैं। वो वहां गीली स्मूच देते हुए आगे बढ़ने लगता है। वही वो लड़की बस दर्द को सहती जाती है, क्योंकि इतनी हिम्मत और ताकत उसमें बची नहीं थी कि वो हिल भी पाए या उस शख्स से खुद को बचा पाए। पर तभी एक आखिरी जिस्म का हिस्सा जो अभी एक कपड़े के सहारे था, अब वो भी बेपर्दा हो जाता है और खुद को अब बुरी तरह बिना कपड़ों के उस अवस्था में पाकर उसका शरीर अंदर तक सिहर जाता है। वही वो शख्स उस खूबसूरती को पूरी तरह बेपर्दा और बेलिबास किए उसके जिस्म के हर हिस्से को बेतहाशा चूमने लगता है और तेजाहे उस लड़की कमरे में गूंज जाती है। वो शख्स उस लड़की के पैरों को अपने इर्द गिर्द कर उसके जिस्म को बिना थके बस चूमने लगता है और एक पल ऐसा आता है कि वो रुककर उसके कान में आकर अपनी तेज भारी आवाज में कहता है, आई वॉन्ट यू बैडली लिटिल माउस। और इसी के साथ एक बेहद दर्द भरी चीख उस कमरे के हर हिस्से में गूंज जाती है। उस लड़की का शरीर कपकपा जाता है और बेहिसाब दर्द उसके आंखों से उभरकर आंसुओं की रूप में गालों पर बह जाता है। वही वो लड़की उस दर्द से कराह उठती है, मानो उसके जिस्म से कोई उसकी रूह को खींच रहा हो। उसके रफ्तार से वो लड़की दर्द से मेरे जा रही थी। वो अपने बेजान शरीर से उसके गोद में जुल जाती है और एक तेज दर्द से उसकी आंखें जो अब तक बड़ी मुश्किल से खुली थी वो बंद हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम। और अब तक ये सब याद कर रही वो लड़की अपने मुंह पर हाथ रख फिर रोने लगती है। उसे उस शख्स का चेहरा याद नहीं था, वो अभी एक धुंधली सी याद थी उसके लिए, पर उस शख्स ने जो उसके साथ किया था वो एक गहरी छाप उस पर और उसके शरीर पर छोड़ गया था, जिसे वो चाहकर भी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और तभी उस लड़की का शरीर इस डर भर आता है कि वो अभी उसी जगह उसी कमरे में जहां बीती रात उसके साथ एक हैवानियत दिखाई गई। ये याद कर वो लड़की खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल कर उठ खड़ी हो जाती है और जल्दी से फ्लोर पर पड़े कपड़ों को देखती है जहां उसकी ड्रेस और सामने काउच पर उस शख्स के भी कपड़े पड़े थे। उस शख्स के कपड़ों को देख एक अजीब सा खौफ उस लड़की की आंखों में नजर आने लगता है। वो जल्दी से अपना ड्रेस लिए उसे पहन लेती है और अगले ही पल जैसे ही वो एक कदम अपनी जगह से आगे बढ़ती है, उसे वॉशरूम का गेट खुलने की आवाज़ आती है और इसी के साथ उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और आंखें खौफ से भर उठती है। तारांकन। कौन थी वो लड़की और कौन था वो शख्स? आखिर इस अनजाने में बीती रात से क्या तूफान आने वाला है? सो गाइज, ये मेरी न्यू नॉवल है। अगर रीड करके अच्छा लगा तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और लाइक और कमेंट्स करके अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। शख्स के भी कपड़े पड़े थे। उस शख्स के कपड़ों को देख एक अजीब सा खौफ उस लड़की की आंखों में नजर आने लगता है। वो जल्दी से अपना ड्रेस लिए उसे पहन लेती है और अगले ही पल जैसे ही वो एक कदम अपनी जगह से आगे बढ़ती है, उसे वॉशरूम के गेट खुलने का आवाज आता है और इसी के साथ उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और आंखें खौफ से भर उठती है। और तभी वॉशरूम का गेट खुलते ही एक शख्स आया उसके कदम
जैसे ही कमरे में पड़ी उसकी नज़रें पहले बेड की तरफ जाती है जहां अब कोई नहीं था, फिर उसकी नज़रें कमरे में घूमती है और उसी पल उसे कमरे का डोर बाहर से बंद होने की आवाज़ आती है और इसका मतलब ये था कि वो लड़की उसके आने से पहले यहाँ से जा चुकी है और उसी पल उस शख्स की आंखें गुस्से में दहक उठती है, यही सोचकर कि एक लड़की बिना उसके मर्जी के रूम में आई और अब बिना उसके मर्जी के चली भी गई। वो शख्स अपने कदम बेड के पास लाता है जहाँ बेलेनकट को नीचे फ्लोर पर पड़े देख उसकी नज़रें घूमते हुए बेड के बेडशीट पर जाती है जहाँ ब्लड स्टेन लगा था और ये देखते ही उस शख्स की आंखें चमक उठती है। वो उस ब्लड को देखते हुए बेहद भारी आवाज में बोला, ओह तो तुम वजिन थी और बिना मेरे मर्जी के तुम यहाँ से भाग भी गई, दिस इज सो बैड फॉर योर लिटिल माउस। कहते हुए वो शख्स ड्रेसिंग मिरर के पास आकर रुकता है। उसने इस वक्त अपने हार्ड मस्कुलर बॉडी पर सिर्फ एक टॉवल लेपेट रखा था। उसका वो गेहुआ रंग और ऊंची कद बेहद अट्रैक्टिव थी। माथे पर बाल बिखरे पड़े थे जिन पर पानी की बूंदें अभी टपक रही थी। उसकी तीखी नाक और पतले डार्क होंठ थे, शार्प जोलाइन पर हल्की सी बियर्ड थी और कुल मिलाकर वो कामदेव का अवतार था। वो अपने अक्स को मिरर में देखते हुए डार्क वॉइस में बोला, मेरे इजाजत के बिना कोई मुझे देख भी ले ये हिम्मत किसी में नहीं और तुम अमर्त्य सिंह चौहान के इतने करीब आकर भागी हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी लिटिल माउस। ये कहते हुए ही एक डेंजर स्माइल उसके होठों पर तैर जाती है। हाँ तो ये है अमर्त्य सिंह चौहान, उम्र 28 साल, कहानी के हीरो या ये कहे विलन, क्योंकि अमर्त्य सिंह चौहान के लिए विलन शब्द भी कम पड़ता है। जहाँ इनकी बात होती है वहाँ लोगों के दिल में दहशत पैदा हो जाती है और बस अमर्त्य के एक इशारे से चीजें और इंसान खाक में तब्दील हो जाती है। तारांकन। यहाँ एक खूबसूरत घर जो ज़्यादा छोटा नहीं था और ना बड़ा था। घर के चारों ओर फैली हरियाली उस घर के खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। तभी कोई एक लड़की उस घर का डोर झटके से खोल अंदर चली जाती है और घर के अंदर आते ही वो एक कमरे की तरफ दौड़ लगाते ही डोर बंद कर वही डोर से लगकर घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है। वो इस वक्त बेतहाशा कांप रही थी और उसका बदन पसीने से तरबतर था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नीचे बैठी खुद को खुद में सिमटते हुए बेतहाशा रोए जा रही थी। ये सब क्या हो गया मुझसे, इतनी बड़ी गलती, वो शख्स, उसने मेरी वर्जिनिटी छीन ली। ये कहते हुए वो लड़की बुरी तरह फुट कर रोने लगती है। उसका बदन का हर हिस्सा बेतहाशा दर्द से टूटे जा रहा था। उसके साथ किए उस हैवानियत से वो मोम की गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की पूरी तरह टूट गई थी। उसी पल उस लड़की के कान में बाहर से एक औरत के डोर पीटते हुए बेहद परेशानी भरी आवाज आई, माही बेबी आप अंदर है, प्लीज डोर खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। इस आवाज़ को सुनकर उस लड़की का रोना एक झटके में डर और घबराहट का रूप ले लेती है। वो अपने मुंह पर हाथ रख अपनी सिसकियां को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करते हुए आंखें कसकर बंद कर लेती है और एक लंबी आंसुओं की धारा उसके आंखों से बह जाता है। और तभी फिर बाहर से आवाज़ आई, माही बेबी प्लीज़ डोर खोलिए, मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आप कहाँ थी रात भर से, कुछ तो बोलिए। अंदर बैठी लड़की अभी मुंह को दबाए घुटनों में मुंह छुपाए थी। उसका रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो अपने आवाज़ को भी दबाए जा रही थी। और फिर एक दफ़ा बाहर से आवाज़ आई, माही बेबी आज आपसे मिलने सर आने वाले हैं और अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो परेशान हो जाएंगे। बस इतना सुनते ही उस लड़की का मुंह ऊपर उठ जाता है और आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है। वो अपने कांपती आवाज़ में धीरे से बोली, अगर उन्हें ये बात पता चली तो मैं उनसे कभी नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। ये कहते हुए एक दर्द का तूफान उसकी आंखों में उठ जाता है और उसी पल वो खुद को संभाल कर उठ खड़ी हुई अपने गालों पर आए आंसू साफ कर अभी डोर पर बाहर से नोक की आवाज़ को सुनती रहती है। वो कुछ पल रुककर खुद को बेहद मजबूत करते हुए बोली, मारिया आंटी। और बस यही शब्द सुनते ही बाहर खड़ी एक औरत जो 46 उम्र की लग रही थी वो उस लड़की की आवाज़ सुन एक राहत की सांस लेती है और उसी पल कहती है, आप कब से कुछ बोल क्यों नहीं रही थी, मैं तो डर गई, प्लीज़ आप डोर खोलिए। अंदर वो लड़की उस औरत की आवाज़ में खुद के लिए डर और परेशानी देख बोली, मैं ठीक हूँ आंटी, बस फ्रेश होकर बाहर आती हूँ, आप जाइए मैं आ जाऊँगी। ये कहते हुए वो बड़ी मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल कर रही थी। वही बाहर खड़ी औरत को कुछ ठीक नहीं लग रहा था पर फिर भी वो बोली, ठीक है बेबी आप जल्दी बाहर आ जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। इतना कहते ही वो कुछ पल रुक वहाँ से चली जाती है और उनकी जाने की आहट सुन वो लड़की अंदर अपने कांपते कदमों से चलकर मिरर के सामने खड़ी होती है। वो कमरा बेहद खूबसूरत था और कमरे में रखी हर चीज़ उतनी ही खूबसूरत और कीमती थी। वो लड़की उस ड्रेसिंग मिरर में खुद को देखती है, उसका छोटा सा कद और खूबसूरत सी गोरी त्वचा जिस पर ब्लैक मिडी ड्रेस डाला हुआ था जिसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उस ड्रेस के पीछे ढका उसका वो छोटा सा बदन इस कदर नोचा गया था कि वो खुद अपने जिस्म को देखने से कतरा रही थी। वो अपना ड्रेस धीरे से निकाल खुद से अलग कर देती है और अब बेलिबास बदन को देख उसकी आंखों में दर्द का तूफान उठ जाता है, दिल के मानो हजार टुकड़े हो जाते हैं। वो खुद घबरा कर नजरें खुद से चुरा लेती है और उसी पल रात के वो कुछ दर्दनाक पल उसके अंदर कौंध जाता है। उस शख्स की वो भारी आवाज़ उसके कान में गूंजने लगती है, लिटिल माउस। यही दो शब्द उसके कान में गूंज जाते हैं जिसके चलते ही वो अपने दोनों कानों पर हाथ रख बुरी तरह कांपने लगती है। वो उस आवाज़ को याद ना करने की कोशिश में आंखें जोर से मिचकर बोली, नहीं ये सब गलती से हुआ है, सिर्फ गलती से हुआ है माही। हाँ
तो ये है माही सिंघाल, कहानी की हीरोइन जो किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं, उसका रंग रूप ऐसा कि कोई भी खुद से उसकी तरफ खींचा चला जाए, चेहरे की वो मासूमियत ऐसी कि देखने वाला अपना दिल हार जाए। माही की जिंदगी में सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है और आगे जो अब उसके साथ होने वाला था वो तो उसकी सोच से भी परे होने वाला था। माही की हंसती खेलती जिंदगी मानो पल भर में बदल गई थी। वो आज तक अपने हर दर्द को एक मुस्कान के पीछे छुपा लेती थी। छोटी उम्र से वो अकेली बेकॉक में पली बड़ी थी। यहाँ फैमिली के नाम पर कहने वाला अगर उसका कोई था तो मारिया थी, जो माही के साथ तब से थी जब वो सिर्फ 10 साल की थी और यहाँ बैंकॉक आई थी। तब से लेकर आज तक माही उनके साथ रहती है और वो माही को कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। और मारिया की जिंदगी में भी उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से वो माही को अपने औलाद से भी ज़्यादा चाहती थी। माही अपने नग्न शरीर को फिर एक बार पलकें उठाए मिरर में देखती है। वो जगह जगह उन काटने के निशानों को देख उसको अपने शरीर से घिन आने लगती है। अमर्त्य का वो स्पर्श जो उस पर अपनी गहरी छाप छोड़ गया था, उसका टच अभी उसे अपनी बॉडी पर फील हो रहा था। माही कुछ पल रुक वहां से वॉशरूम चली जाती है और करीब 1 घंटे बाद माही एक वाइट बाथरोब पहने बाहर आती है। उसका मुंह अभी लाल था। वो धीरे कदमों से चलकर कबर्ड से अपने लिए एक ड्रेस लेकर उसे पहनने लगती है। ड्रेस पहनते हुए उसके शरीर पर बने वो घाव उसे बेतहाशा दर्द दे रहे थे और उसके मुंह से हल्की चीखें भी निकल जाती है। वो ड्रेस पहनकर मिरर के सामने खड़ी खुद को देखती है। अब उसका शरीर उन चोटों और निशानों से ढक चुका था। उसने फुल नेक ढीला टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स डाले थे जो घुटनों से नीचे तक थे। माही ने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने थे। वो अपना दर्द दिखाकर अब किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर उसके दर्द का क्या, इस वक्त उसकी क्या हालत थी ये तो बस माही खुद जानती थी। उसका लोअर पार्ट अभी दर्द कर रहा था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। चेहरे की रौनक जैसे गायब हो गई थी। वो चाहकर भी वो सब भूल नहीं पा रही थी और खुद की हालत पर एक बार फिर माही की खूबसूरत आंखों से आंसू की एक लकीर खींच जाती है और उसी पल डोर पर फिर नोकिंग साउंड होता है और तभी माही जल्दी से आंसू साफ कर डोर की तरफ पलटती है और एक गहरी सांस छोड़कर वो सीधे कमरे का डोर खोल देती है, जिसके बाद ही एक चेहरा उसके सामने आता है। ये मारिया थी। मारिया माही को देखने लगती है। ईशाना के उड़ते चेहरे की रंगत को देख मारिया उसके गालों पर हाथ रख बोली, क्या हुआ माही बेबी, आपका चेहरा इतना मुरझा क्यों गया है और ये आंखें ये इतनी लाल क्यों लग रही है। माही उनसे नजरें चुराए बोली, का कुछ नहीं आंटी, वो मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही, बस इसलिए मैं कमरे रेस्ट करना चाहती थी। माही कहते हुए अपने आंखों में छुपे दर्द को उनसे छुपा रही थी, पर मारिया कहीं ना कहीं उसकी हरकत से समझ रही थी बात कुछ तो है। आखिर वो माही को उससे भी ज़्यादा जानती थी। मारिया फिर एक दफ़ा बोली, माही बेबी आप मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती और अगर फिर भी आप नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं आपके लिए सूप लाती हूँ, आप यही कमरे में रेस्ट कीजिए। ये कहते ही वो वहां से चली जाती है और अब तक नजरें झुकाए बेटी माही की आंखें पूरी तरह भरकर आई थी। वो मारिया गई उस ओर देखते हुए बेहद भरे गले से बोली, क्या बताओ आपको आंटी, खुद के ही नज़रों में झुक गई हूँ मैं, और अब इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी नज़रों में भी खुद के लिए वो देखूं। आज तक माँ बाप हर रिश्ते की कमी आपने मुझे महसूस नहीं होनी दी, पर अब मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सच बताकर आपको भी खो दूं। ये कहते हुए ही माही धीमी कदमों से चलकर बेड पर लेट जाती है और सीलिंग को देखते हुए ही वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तारांकन। यहाँ एक अंधेरे से डूबे कमरे में मौजूद एक शख्स जिसके मुंह पर खून की चिट्टे पड़ी थी, वो बेहद डरावना लग रहा था। वो कमरा जो किसी भयानक मंजर का नजारा दे रहा था, वहाँ एक आदमी खून से लथपथ पड़ा अपने सामने खड़ी अपनी मौत को देख रहा था। उस शख्स ने उसके सीने पर कई बार तेज छुरी से वार कर दिया था और वो आदमी अपनी अधखुली आंखों से अपनी आखिरी सांस गिनते जा रहा था। वो आदमी एक दफ़ा खुद के जान की भीख मांगते हुए बोला, मुझे का कुछ नहीं पता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो शख्स उसकी बात पर दहशत वाली मुस्कान चेहरे पर लिए बोला, यहाँ तक आकर अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो ये तेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी और ये नाइंसाफ़ी मैं कैसे होने दे सकता हूँ। ये कहते ही वो अपना हाथ में पकड़ा छुरा उसके गर्दन में खोप देता है और इसी के साथ उस शख्स की आवाज़ उसके गले में रहकर पलकें बंद हो जाती है और उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, जिसके बाद ही उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो जाती है। वो छुरा उसके गर्दन से आर पार हो चुका था और अब वहाँ का माहौल इतना खौफनाक था कि किसी भी आम इंसान की रूह को अंदर तक हिला दे। वो मंजर बस खून खराबा दर्शा रहा था। तभी वो शख्स उस आदमी के खून की छिटों को अपने चेहरे पर से बड़ी बेदर्दी से पोंछता है और उसी पल उस शख्स की बेहद दहशत भरी आवाज़ उस कमरे के हर हिस्से में गूंज जाती है, मौत हूँ मैं और मेरे सामने आकर जान की भीख मांगना सिर्फ जहन्नुम के दर्शन देती है। इतना कहते ही उस अंधेरे कमरे में हल्की रोशनी से उस शख्स का चेहरा नजर आता है और वो बेरहम शख्स और कोई नहीं, खुद अमर्त्य सिंह चौहान था। आखिर क्या तूफान आने वाला है माही की लाइफ में? क्या वो बेरहम अमर्त्य के पास चली जाएगी? तभी वो शख्स उस आदमी के खून की छिटों को अपने चेहरे पर से बड़ी बेदर्दी से पोंछता है और उसी पल उस शख्स की बेहद दहशत भरी आवाज़ उस कमरे के हर हिस्से में गूंज जाती है, मौत हूँ मैं और मेरे सामने आकर जान की भीख मांगना सिर्फ जहन्नुम के दर्शन देती है। इतना कहते ही उस अंधेरे कमरे में हल्की रोशनी से उस शख्स का चेहरा नजर आता है और वो बेरहम शख्स और कोई नहीं, खुद अमर्त्य सिंह चौहान था। अमर्त्य इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। वो उस आदमी के लाश को एक नज़र देख तेज गहरी आवाज़ में बोला, क्लीन दिस ब्लडी मेस।
और उसके इतना कहते ही वहां मौजूद उसके कुछ लोग जल्दी आकर उस खून से लथपथ उस आदमी के जिस्म को बड़े बेतरकी से उठाकर वहां से लेकर जाते हैं। वही अमर्त्य जिसके हाथ और मुंह पर अभी खून लगा था वो वहां एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी एक आदमी आकर उसके हाथ में हैंकी थमा देता है और अमर्त्य अपने मुंह पर लगे उस खून को साफ करते हुए अपने हाथ भी पोंछ लेता है। और तभी वो आदमी जिसने उसको हैंकी दी थी वो अपने सामने बैठे साक्षात नरक के देवता को देख डरते हुए बोला, बॉस आपने उसे क्यों मार डाला, वो हमारे काम की चीज था। इस पर अमर्त्य जिसकी ठंडी नजरें सामने टिकी थी वो नजरें घुमाए उस आदमी को देख गहरी आवाज में बोला, कुछ चीजें काम की होकर भी काम की नहीं होती इसलिए मार दिया उसे, वो अब हमारे किसी काम का नहीं था। वो आदमी जिसका नाम रोबिन था वो अपने बॉस अमर्त्य सिंह चौहान जो किसी हैवान से कम नहीं था उससे बोला, लेकिन बॉस अब हम पता कैसे करेंगे आप पर अटैक करने वाला कौन था, क्योंकि सिर्फ यही आदमी जानता था वो कौन है जिसे अब आपने मार डाला। उसकी बात पर अमर्त्य कुछ पल रुका और बोला, अगर वो जिंदा भी रहता तभी नहीं बताता, और वैसे भी मुझे पता है ये काम किसका हो सकता है, और जिस दिन वो खुद मेरे सामने आएगा उस दिन उसका भी आखिरी दिन होगा। ये कहते हुए एक दहशत भरी मुस्कान उसके होठों पर तैर जाती है। वही रोबिन नासमझी से उसको देखने लगता है जिस पर अमर्त्य एक ठंडी निगाह उस पर डालते हुए बोला, कुछ पता चला वो लड़की कौन थी जो कल रात मेरे कमरे में आई थी। उसकी बात पर रोबिन जल्दी हाँ में सर हिलाए बोला, वो बॉस कुछ खास नहीं, बस हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें कुछ कैप्चर हुआ है। ये कहते हुए ही वो हाथ में पकड़ा एक टेप जिसमें एक क्लिप थी वो उसके सामने बढ़ा देता है और अमर्त्य उस टेप को हाथ में लिए अपनी तेज घेरी आंखें उस पर जमा देता है। उस क्लिप में रात की फुटेज थी जिसमें दो लड़कियां नजर आ रही थी, एक काफी नशे में धुत थी तो दूसरी उसे संभालते हुए कहीं लेकर जा रही थी। उस नशे में धुत लड़की का सर नीचे झुका हुआ था और बाल उसके चेहरे को कवर कर रहे थे, पर दूसरी लड़की जो उसे पकड़े हुए थी उसका फेस बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। पर उस नशे धुत लड़की की हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो बार बार दूसरे लड़की से खुद का हाथ छुड़ा रही थी और वो दूसरी लड़की अब जबरदस्ती उसे किसी रूम की तरफ लेकर जा रही थी। अमर्त्य जो अब गहराई से उस फुटेज को देख रहा था उसे ये जनाने ने मेरी देरी नहीं लगी कि नशे में धुत लड़की ही उसके कमरे आई थी जिसका चेहरा तो फुटेज में नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी कद काठी को देख ही अमर्त्य जान चुका था वो माही थी। तभी अमर्त्य रोबिन से वीडियो वलीप पॉज करते हुए जूम करने को कहता है जिस पर रोबिन उसे उन दोनों पर पॉज करते हुए जूम करता है और तभी फुटेज में माही की तो नहीं पर उस लड़की का पूरा चेहरा रिवील हो जाता है। वही माही की सूरत अभी उसके बालों से ढकी थी, जिस पर अमर्त्य एक गहरी नज़र उस लड़की पर डालते हुए बोला, ये लड़की मुझे अगले 2 घंटे में मेरे सामने चाहिए। रोबिन उसकी बात पर उस लड़की को देखता है जो फुटेज में माही के साथ खड़ी थी, वो कुछ सेकंड्स रुक हाँ में सर हिला देता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद ही अमर्त्य अपनी आंखें बंद कर पीछे चेयर पर सर टिकाए कुछ याद करने लगता है। बीती रात जब अमर्त्य माही के साथ इंटीमेट हो रहा था तब माही दर्द से अचानक ही बेहोश हो जाती है, पर अमर्त्य तभी नहीं रुकता है, जिसके बाद ही उसे माही की चीखें और शरीर दोनों मूवमेंट करना बंद करते हैं और अमर्त्य अपनी रफ्तार को कम करते हुए रुककर उसके चेहरे को देखता है। आंसुओं और पसीने से भीगा उसका छोटा चेहरा बंद पलकों के साथ बेहोश हो चुका था। माही उसकी गोद में थी और अमर्त्य उसके पैरों को इर्द गिर्द अपने कमर पर लपेटे था। दोनों के शरीर आपस में उलझे हुए चिपक गए थे। तभी अमर्त्य धीरे से उसको खुद से दूर कर बेड पर सुला देता है और झुककर उसके चेहरे से लेकर पूरे बदन को देखता है जिस पर जगह जगह दांतों के और काटने के निशान पड़ चुके थे। माही का पूरा बदन अमर्त्य के किए हैवानियत का नजारा दे रहे थे। अमर्त्य खुद के दिए उन जख्म और निशानों को देख अजीब सा मुस्करा देता है। वो एक नज़र बेहोश माही के चेहरे पर पूरी तरह झुककर उसके लाल होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए कहता है, कयामत है ये हुस्न का नशा जो मुझे तुम्हें अपना बनाने पर मजबूर कर दिया और यहाँ आकर तुमने अपने आप को मेरी कैद में डाला है जिसकी रिहाई सिर्फ तुम्हारी मौत होगी। और इसी के साथ अमर्त्य के होठों पर बेहद डरावनी मुस्कान तैर जाती है। प्रेजेंट टाइम और आंखें बंद किए ये याद कर रहा अमर्त्य अपनी आंखें झटके से खोल एक डेंजरस स्माइल चेहरे पर लिए बोला, आई विल कैच यू लिटिल माउस। तारांकन यहाँ माही जो बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी वो एक झटके में आंखें खोल उठकर बैठ जाती है और उसके चेहरे पर डर से कुछ पसीने के बूंदे झलक जाती है। माही अपने सर पर हाथ रख कुछ याद कर गहरी सांसें लिए खुद से बोली, बीती रात में ऐना के साथ थी और वो मुझे कहीं लेकर जा रही थी, जिसके बाद पता नहीं क्या हुआ मैं उस कमरे में चली गई, लेकिन ऐना मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती थी और वो ड्रिंक उसी ने मुझे दिया था जिसके बाद मेरा सर इतना भारी हो गया था। ये कहते हुए माही के चेहरे पर डर और परेशानी के लकीरें खींच जाती है और तभी वहां मारिया का आना होता जिसे देखते ही माही खुद को नॉर्मल किए बैठ जाती है। मारिया हाथ में सूप का बाउल लिए उसके पास आती है और बेड के सिरहाने बैठ माही को देखती है जो एक टक अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। मारिया उसकी मोती जैसे चमकते आंखों में देखते हुए सूप से भरा चम्मच उसकी तरफ बढ़ा देती है और माही भी उसे पी लेती है। ऐसे ही मारिया उसे सूप पिलाने लगती है। वही उन्हें इतना खामोश देख माही बोली, आप मुझसे नाराज है मारिया आंटी। जिस पर मारिया कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती रहती है। तभी माही छोटा सा मुंह बनाए बोली, बोलिए ना मारिया आंटी, क्या आप अपने माही से नाराज हो? मारिया उसके मासूम से सूरत पर अपना रुखा सा चेहरा पिघला कर बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ माही बेबी, बस आप मुझसे कुछ मत छुपाइए।
इस पर माही की आंखें भर आती है। उनका प्यार से बात करना ही माही के नाजुक दिल को भर देने के लिए काफ़ी था और तभी माही आगे बढ़कर उनके गले से लग जाती है और मारिया भी उसे खुशी से बाहों में भर लेती है। माही उनके गले से लग उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। वही मारिया उसका सर सहलते हुए बोली, माही बेबी आप मेरी जान हो। बहुत प्यार से आपको यहाँ अकेले पाला है मैंने और मेरी रूह ही जानती है कि आप मेरे लिए क्या है। उनकी बात पर माही का दिल और भर आता है। वो किसी बच्चे की तरह उन्हें और मजबूती से जकड़ लेती है। मारिया उसके आंसू नहीं देख पा रही थी पर वही माही अपने भरी आवाज में बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मारिया आंटी, आई लव यू सो मच। इस बात पर मारिया के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर जाती है। वो उसे खुद से दूर करती है जिसके बाद ही माही अपने आंसू जल्दी से पोंछ लेती है, जिस पर मारिया उसके गालों पर हाथ रख बोली, मेरी परवरिश हो आप, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। और इसी के साथ एक तेज दर्द ना जाने माही के अंदर हो उठता है और मारिया उसके माथे को चूमकर वहां से बाहर चली जाती है। वही उनके जाते ही माही के आंखों से आंसू यही सोचकर ना रुके कि उसने गलत कर दिया है, एक ऐसी गलती कर दी जो उनके परवरिश पर उंगली उठा सकती थी और यही बात अब किसी खंजर की तरह माही को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। और तभी माही का मोबाइल रिंग करता है, जिसके बाद ही माही अपने आंसू पोंछ जल्दी साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल लेती है। उसमें आ रहा कॉल माही की दोस्त रीवा का था, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड के साथ साथ उसकी अच्छी करीबी दोस्त थी। और कल बीती रात माही उसके साथ ही क्लब में एक पार्टी के लिए गई थी जो उनके कॉलेज की सबसे रिच गर्ल और उनकी क्लासमेट एना ने अरेंज की थी और बस कुछ गिने चुने लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें माही और उसकी दोस्त रीवा भी थी। और तभी माही बार बार रिंग करते हुए कॉल को पिक कर लेती है। तभी वहां से रीवा की आवाज़ आई, सूरी यार माही मैं कल रात तुझे पार्टी में अकेले छोड़कर चली गई। वो मोम की तबीयत अचानक कुछ खराब हो गई थी जिस वजह से मुझे जाना पड़ा, सूरी यार। अब तक उसकी बात सुन रही माही बड़ी मुश्किल से अपने दर्द को संभाल नॉर्मल टोन में बोली, कोई नहीं रीवा, इट्स ओके। वही रीवा उसकी दबी आवाज़ को सुन थोड़ा परेशान होकर बोली, आयु ओके, तू ठीक तो है ना। इस पर माही जो अब अपने दर्द को छुपाने में असमर्थ थी वो एक सांस भरते हुए बोली, ये आई एम ओके। तभी वहां से रीवा बोली, तो आज तुम कॉलेज आ रही हो। ये सुन माही अपने बॉडी में उठ रहे दर्द को महसूस कर धीरे से बोली, नहीं मैं आज नहीं आऊंगी, मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही। तो रीवा उसे टेक केयर बोलती है और माही बस हम बोल कॉल काट देती है और मोबिल एक साइड रख बेड से टिककर बैठ अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके साथ ही उसका शरीर एक अजीब से खौफ के साथ भर उठता है और वो खुद में ही सिमट जाती है और जहन में बस एक धुंधली याद घूम जाती है जो कोई और नहीं अमर्त्य था। तारांकन। यहाँ एक कमरे में एक लड़की के हाथ पैर बांधकर उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में तड़प रही थी। उसका कपड़ा जो मुंह पर बांध रखा था वो उसे खोलने की कोशिश में जुटी थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे। तभी एक जोर की आवाज़ के साथ उस बंद कमरे का डोर खुलता है, जिसके साथ ही उस लड़की की नज़रें सामने जाती है और उसके आंखों के आगे एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी चलकर अंदर आती है, जिसके साथ घेरे हुए उसके कुछ लोग भी अंदर आते हैं। ये सब देखते ही उस लड़की का शरीर डर से भर आता है। तभी वो शख्स उस लड़की के सामने खड़े हो जाता है और वो लड़की नजरें उठाए उसे देखती है। एक हैंडसम चेहरा जिसके साथ एक खूंखार शख्सियत लिए खड़ा बेहद डरावाना लग रहा था। एक पल के लिए उस लड़की का शरीर डर से कांप जाता है। कौन है ये लड़की और कौन है ये खूंखार शख्स? क्या करना चाहता है वो उस लड़की के साथ? कंटिन्यू गाइज, लाइक कमेंट्स करके जाइए और नॉवल को अच्छे रिव्यू दीजिए। तभी वो शख्स उस लड़की के सामने खड़े हो जाता है और वो लड़की नजरें उठाए उसे देखती है। एक हैंडसम चेहरा जिसके साथ एक खूंखार शख्सियत लिए खड़ा बेहद डरावाना लग रहा था। एक पल के लिए उस लड़की का शरीर डर से कांप जाता है। तभी वो शख्स अपनी तेज भारी आवाज में बोला, मुंह खोलो इसका। और इसी के साथ कुछ लोग आकर उसका मुंह पर बंधा कपड़ा हटा देते हैं, जिसके बाद ही वो लड़की तेज सांसें लेते हुए जोर से चीख उठती है, हु आर यू ऑल एंड व्हाई हैव यू ब्रॉट मी हियर। ये कहते हुए वो गुस्से में भर उठती है। वो लोग अब उसके पैर भी खोल देते हैं और वो लड़की फुर्ती से उठ खड़ी हो जाती है। वही वो शख्स उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए वही सामने सोफे पर बैठ जाता है। एक पैर दूसरे पैर पर रख वो बड़े खतरनाक ऑरा के साथ बैठा था। वो लड़की उसे देख गुस्से में बोली, हु आर यू। इस पर वो शख्स एक सिगार को लिए उसे अपने होठों से दबाए उसको लाइटर से जलकर उसके कश भरने लगता है। ये देख वो लड़की और गुस्से में भर जाती है। वो उसे चुप देख 2 कदम आगे बढ़ाए उससे बोली, लुक लेट मी गो फ्रॉम हियर, यू डोंट नो हु आई एम, हु इज़ माई फादर। उस लड़की की बात अभी शांति से सुन रहा वो शख्स उस सिगार को हाथ में लिए सिगार के धुएं को हवा में छोड़ बोला, यू डोंट नो हु आई एम एंड व्हाट आई कैन डू विथ यू। उसकी इस बात पर वो लड़की हल्के में लेते हुए हल्का सा हंसकर बोली, ओ व्हाट विल यू डू? मे बी यू डोंट नो हु माई फादर इज एंड व्हाट ही कैन डू विथ यू। इफ़ यू वॉन्ट योर लाइफ देन लेट मी गो, अदरवाइज ही विल नॉट लीव यू ऑल। और उसी पल उस शख्स की एक हंसी वहां गूंज जाती है। वो हंसी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। एक पल के लिए वो लड़की डरकर अपना थूक निगल लेती है और तभी उस शख्स का चेहरा एकदम डार्क पड़ जाता है। वो दहशत भरी आवाज में बोला, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डेथ, डोंट आस्क व्हाट विल यू डू। और इतना सुनते ही उस लड़की का चेहरा डर से भर जाता है। वही वो शख्स जो कोई और नहीं अमर्त्य था, वो सामने खड़ी लड़की जो कोई और नहीं उस फुटेज में कैद हुई लड़की थी जो माही के साथ थी।
तभी अमर्त्य का राइट हैंड आगे आकर वो टैब अमर्त्य के हाथ में देता है और अमर्त्य उस टैब को उस लड़की के सामने करते हुए बोला, सो मिस आइना दिस इज यू इजंट इट। वो लड़की जिसका नाम ऐना था वो उस टैब में चल रहे फुटेज में खुद को देख शॉक रह जाती है, उसके मुंह से शब्द जैसे निकलना बंद हो जाते हैं। और तभी अमर्त्य ऐना की बंद बोलती को देख बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गर्ल विद यू। उसकी बात पर ऐना थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, व्हाई आर यू आस्किंग। इस पर वहां अमर्त्य की एक तेज आवाज गूंज उठी, व्हाट्स हर नेम। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुन ऐना सिनहर जाती वो लड़खड़ा कर बोली, मामा ही। और बस उसके कहे यही शब्द अमर्त्य के कान में गूंज जाते हैं और वो धीरे से अपने भारी आवाज में गुनगुनाता है, माही। और तभी वो डरी सहमी ऐना से बोला, व्हाट डिड यू वांट टू डू विथ हर। इस पर ऐना अभी खामोश रह जाती है, पर एक गुस्सा और नफरत उसके चेहरे पर झलक रहा था जो शायद माही के लिए था। वही अमर्त्य उसे अपनी बातों का जवाब ना देते हुए देख डार्क वॉइस में बोला, आई डोंट रिपीट माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन। और उसके इतना कहते ही ऐना बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उसके कहने का अंदाज ही ऐना को अंदर तक हिला चुका था। वो घबराकर बोल पड़ी, आई वॉन्टेड टू स्नैच हर इनोसेंस फ्रॉम हर, सो आई वॉज टेकिंग हर इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट टू अ रूम वेयर आई हैड कॉल्ड अ मैन हु वॉज रेडी टू पे मी अ हेवी प्राइस टू स्पेंड द नाइट विथ हर, बट दैट बिच आउट ऑफ माई हैंड्स। मैं उसकी मासूमियत को उससे छीनना चाहती थी, इसलिए मैं उसे नशे की हालत में एक कमरे में लेकर जा रही थी जहां मैंने एक आदमी को बुलाया था जो उसके साथ रात गुजारने के लिए मुझे भारी कीमत देने के लिए भी तैयार हो गया, पर वो साली मेरे हाथ से निकल गई। ये कहते हुए ऐना के बातों में माही के लिए एक बेहिसाब नफरत झलक रही थी। वही अमर्त्य जो उसकी एक एक बात गहराई से सुन चुका था, उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था, इतना भयानक कि ऐना के गले से निकल रहे आगे के शब्द उसके मुंह में ही दबकर रह गए। वही अमर्त्य की जहन में अभी बस ऐना की बातें घूम रही थी। क्या होता अगर वो सच में माही को उस इंसान के रूम में लेकर चली जाती है और वो जो कोई इंसान माही के साथ जो करता। यही सोचकर वो अपने हाथ में पकड़े उस सिगार को अपने हाथों में ही मसल देता है और वो गर्म सिगार उसके सख्त हाथों के बीच दबकर चूर हो जाती है। वहां बेहद डरावनी खामोशी छाई थी। वही ऐना को अपना गला सूखते हुए महसूस हो रहा था। उसी पल अमर्त्य उठा और ऐना के पास धीरे से कदम बढ़ा दिया, जिसके बाद ही ऐना ने डरकर पीछे कदम खींच लिए। वही अमर्त्य ऐना के ठीक सामने खड़े होकर अपनी डरावनी नजरों से उसको देखते हुए अपने आदमियों से बोला, बॉज किसे अपनी जिस्म की भूख शांत करनी है। उसके इतना कहते ही ऐना जो समझ चुकी थी वो क्या कहना चाहता है, ये समझते हुए उसका शरीर मानो सरसरा उठता है एक खौफ से। वो एक थाईलैंड में पली बड़ी रिच घर की बेटी थी, पर हिंदी लैंग्वेज वो भी समझ सकती थी, और अब वो उसके मुंह से ये शब्द सुनकर अचानक बोल पड़ी, नो नो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसका इतना ही कहना था कि अमर्त्य होठों पर डेविल स्माइल लिए उसे देख बोला, जो तुम्हें उसके साथ करना था अब वो तुम्हारे साथ होगा और बहुत बुरी तरह होगा। इतना कहते ही वो पीछे हटकर अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद ही कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देख ऐना बहुत घबरा जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है, पर शायद उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। दो लोग ऐना के हाथों को मजबूती से पकड़ उसे वही सोफे पर फेंक देते हैं, जिसके बाद ही वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। वही अमर्त्य जो अब दूसरी तरफ पीठ किए आराम से खड़ा था, उसकी जहन में अब सिर्फ माही घूम रही थी। तभी यही सोचकर उसकी मुठ्ठियां कस जाती है कि अगर वो उसके कमरे में ना आई होती तो उसका वो नाजुक जिस्म आज किसी और की खिदमत में होता और उसके जिस्म पर किसी और का हक होता, और बस यही सोचते हुए उसकी आंखों में खून उतर आता है। वही अब तक ऐना जिसकी हालत उन लोगों ने बुरी कर दी थी, उसकी चीखें बस उस कमरे गूंज रहे थे। वो आदमी उसके जिस्म को नोच रहे थे और अब दर्द भरी चीखें उसकी भी निकल रही थी। उन्होंने ऐना के जिस्म पर पड़े कपड़ों को हर तरफ से फाड़ दिया था, वो कहीं से खुद को छुपा नहीं पा रही थी। अमर्त्य जिसके कान में भी ऐना की दर्द से कराह देने की चीखें पड़ रही थी, वो बिना पलटे ही बोला, अगर ये ज्यादा चीखें चिल्लाए देन शूट इट। और बस उसके इतना कहते ही ऐना के जिस्म में बची थोड़ी सी जान भी मानो निकल जाती है। वो लोग और हैवानियत पर उतारू होकर उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वहां खड़ा रोबिन जो ये देख रहा था, वो अमर्त्य के पास आकर बोला, बॉस ऐसे तो ये लड़की मर जाएगी। वो ऐना की चीखें और उन लोगों की हैवानियत देख अमर्त्य से कहता है, जो अभी उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था। और तभी अमर्त्य अपनी भारी आवाज में बोला, शीज डिजर्व इट। और इतना कहकर ही वो वहीं से बिना एक नज़र मुड़े कमरे से बाहर जाने को निकलता है, और वो गेट खोल जैसे ही बाहर जाने को होता है, उसके कान में गन शूट की आवाज़ पती है, जिसके बाद ही ऐना की चीखें बंद हो जाती है और अमर्त्य होठों पर डेंजर स्माइल लिए आगे बढ़ गया। वही अंदर कमरे में ऐना की लाश पड़ी थी, उसके सर के बीचों बीच शूट कर दिया था और बेतरतीब सा उसका जिस्म बेलिबास सोफे पर पड़ा था, जिसमें अब जान नहीं थी। वही कमरे में मौजूद रोबिन ये देख खुद से मन में बोला, आखिर कौन है ये माही, जिसके लिए बॉस ने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया। यही सोचते हुए रोबिन को अब माही नाम की उस मासूम बला के लिए डर लग रहा था। आखिर क्या होगा जब वो हैवान अमर्त्य के हाथ आएगी। क्या माही अमर्त्य जैसे हैवान के हाथ आएगी और क्या करेगा अमर्त्य उसके साथ। यही सोचते हुए रोबिन को अब माही नाम की उस मासूम बला के लिए डर लग रहा था। आखिर क्या होगा जब वो हैवान अमर्त्य के हाथ आएगी।
यहाँ अमर्त्य अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उसी पल ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद ही रोबिन ड्राइवर के साइड आकर बैठ जाता है और उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। गाड़ी में अमर्त्य अपने सर को पीछे सीट से टिकाए अपने हाथ की उंगलियों को आपस में इंटरविन किए था, उसकी आंखें बंद थी। तभी उसके कान में रोबिन की आवाज़ पड़ी, बॉस इंडिया की फ़्लाइट आज रात की है और जैसा कि हम यहाँ आए थे वो काम भी हो चुका है। काम अभी हुआ नहीं है रोबिन, अभी तो बहुत ज़रूरी काम करना है, अमर्त्य ने छूटते ही जवाब दिया। उसकी आंखें अभी बंद थी, जिस पर रोबिन उसे थोड़ा मुड़कर देख नासमझी से बोला, कैसा काम बॉस? ये सुन अमर्त्य गहरी आवाज़ में बोला, माही, वो लड़की, वो मुझे चाहिए। रोबिन उसकी बात पर हकाबका रह जाता है। वो छुट्टे ही बोला, लेकिन बॉस, जिस लड़की को उसके बारे में पता था उसे तो आपने मरवा दिया, तो अब हम पता कैसे करें? इस पर अमर्त्य बेख्याली से बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, बट आई वॉन्ट दैट गर्ल विद एनी कॉस्ट। रोबिन का चेहरा मानो उसकी बात सुनकर पीला पड़ गया। वो अपनी नज़रें अमर्त्य से हटाए आगे देखते हुए खुद से मन में बोला, सिर्फ एक नाम से उस लड़की का पता कैसे कराए, और बॉस अब उस लड़की से क्या चाहते हैं, आखिर वो उसके साथ करना क्या चाहते हैं? ये मन में सोचते हुए रोबिन के भाव बिल्कुल नासमझी और एक खौफ से भरे हुए थे। उसे तो अब माही के लिए डर लग रहा था, पता नहीं अमर्त्य उसके साथ अब क्या करेगा। वही अमर्त्य के जहन में तो अभी कुछ वक्त पहले ऐना की कही बातें घूम रही थी। वो ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं था कि माही या उसका जिस्म किसी और का हो सकता है, और अब जाने अनजाने में ही माही बुरी तरह उसके जहन में बस चुकी थी। और कुछ ही वक्त बाद वो गाड़ी एक तेज रफ्तार से रुकते हुए बड़े से एलिशान विला के बाहर आकर रुकती है, जिसके बाद ही रोबिन जल्दी से बाहर आते हुए अमर्त्य के लिए पीछे गाड़ी का गेट खोलता है और अमर्त्य अपने पहने हुए ओवर ब्लैक कोट को ठीक करते हुए सीधे अंदर की तरफ बढ़ जाता है। उसके चलने का अंदाज ही इतना अलग था कि हर किसी की नज़रें उस पर टिक जाए। वो अंदर आकर ही सीधे अपने कमरे चला जाता है। ये एक प्राइवेट विला था जो बहुत आलीशान और खूबसूरत था। वही अमर्त्य कमरे में आते ही सीधा वॉशरूम चला जाता है। इस समय हल्की शाम होने आई थी। उस विला में चिर देने वाले सन्नाटे और भयानक शांति को देख ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई परिंदा भी पर ना मारे। कुछ देर बाद अमर्त्य वॉशरूम से बाहर आता है। उसने एक डार्क रॉयल ब्लू कलर का बाथरोब पहना था, जिसमें उसकी लंबी चौड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उभर के नजर आ रही थी। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी तेज चमचमाती काली आंखें किसी काले रंग से भी ज्यादा गहरी थी, जिनमें कई राज दफन थे। वो बाहर आकर मिरर में खुद को एक नज़र देख वही उस अलीशान कमरे में बने सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। वो अभी उसी बाथरोब में था। वो अपनी बाहें फैलाए पीछे सोफे से सर टिकाए एक टक ऊपर फ्लो की तरफ देखता है। उसके बाथरोब की नोट जो उसने खुद ही लूज बंधी थी, उसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा खुल गया था, जहां से उसकी अट्रैक्टिव चेस्ट नजर आ रही थी और काफ़ी हद तक उसके एब्स भी नजर आ रहे थे। अगर इस वक्त उसे कोई लड़की देख ले तो बस देखती रह जाए, वो इतना कायमत लग रहा था। पर कुछ खौफनाक था तो उसके चेहरे के वो शून्य भाव जो उसे डरावना बना रहे थे। तभी वहां उस खामोशी को चिरते हुए अमर्त्य का मोबाइल रिंग करने लगता है। अमर्त्य अपनी नज़रें घुमाए सामने ग्लास टेबल पर रखे अपने मोबाइल को देखता है, जो बार बार बजे ही जा रहा था। वो कुछ पल रुक उस मोबाइल को लिए कॉल पिक करता है और उसके फ़ोन कान से लगाते ही वहां से एक औरत की आवाज़ अमर्त्य के ठंडे कानों में पड़ी। कहाँ गायब हो तुम इतने दिनों से? पिछले 10 दिनों से मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम पूरे 1 महीने से आउट ऑफ कंट्री हो। अमर्त्य उस औरत की बात पर कुछ पल रुका और अपनी गहरी सर्द आवाज में बोला, अब क्या चाहती है आप? बड़ी माँ, जो करने के लिए कहा था वो तो मैंने कर दिया, अब क्या चाहती है आप? वहां से वो औरत अमर्त्य के ऐसे बातें सुन सख्त आवाज में बोली, क्या तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी बड़ी माँ सिर्फ तुम्हें मतलब के लिए चाहती है? उनकी इस बात अमर्त्य अजीब सा मुस्कुराया और बोला, यहाँ तो हर कोई मतलब के लिए ही चाहने वाला है बड़ी माँ। आप में और बाकी सब सिर्फ मतलब चाहते हैं, अपना मतलब। ये कहते हुए एक गुस्सा और नफरत उसके आंखों में उतर आता है। वही उसकी बात सुन रही औरत एक गहरी सांस लिए कुछ पल रुक कर बोली, तुम शादी के दिन से गायब हो अमर्त्य। अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी के उस रात से अभी तुम घर लौटे नहीं हो। अब तक उनकी बात खामोशी से सुन रहे अमर्त्य की आंखें एकदम से खोल उठती है। उसकी काली आंखें एकदम से भयानक हो जाती है और जबड़ा कस जाता है और बस एक शब्द उसके अंदर कौड़ जाता है, शादी। वहां से वो औरत उसे कुछ ना बोलते देख एक दफा फिर बोली, अहाना तुम्हारा इंतजार कर रही है अमर्त्य, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और बस उनका इतना ही कहना था कि अब तक गुस्से में तप चुका अमर्त्य तेज सर्द आवाज में कहता है, वो मेरी बीवी नहीं है बड़ी माँ, उसे मेरे साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए उसकी पकड़ अपने मोबाइल पर बुरी तरह कस जाती है और आंखें मानो आग उगल रही हो। वो गुस्से में कांप उठता है। वहां से वो औरत उसकी इतनी तेज आक्रोश भरी बातें सुन एकदम से बोली, तुम अब मानो या ना मानो, सच तो यही है कि वो तुम्हारी पत्नी और हमारे चौहान खानदान की बहू है। माना मैंने ये शादी कराई है, पर सच भी यही है कि अहाना सिंघाल अब तुम्हारी बीवी है। और बस अब ये एक नाम अमर्त्य के तूफान जैसे उठते गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी था। और उसी पल वो बेहद डार्क वॉइस में बोला, ये शादी और ये रिश्ता मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता बड़ी माँ, अगर आपने इसे जोड़ा है तो याद रखिए मैं इसे तोड़ भी सकता हूँ।
और इतना कहते ही वो कॉल काट देता है और उस मोबाइल को वही जोर से किसी कोने में पटक देता है। उसके क्रोध की ज्वाला इस कदर भड़क चुकी थी कि अगर कोई उसे देख भी लेता तो डर के मारे उसकी रूह तक कांप जाती। अमर्त्य कुछ वक्त तक ऐसे ही खामोश रहा, पर उसकी आंखें उसके अंदर उठ रहे तूफान का नजारा दे रही थी। और उसी पल अमर्त्य सामने टेबल पर रखे वाइन की बोतल उठा लेता है और अपने मुंह से लगा लेता है। वो एक झटके से उसे आधा खाली कर देता है और उस बोतल को होठों से दूर करते ही वो बुरी तरह गहरी सांसें भरने लगता है। वो सांसें भरते हुए ही बेहद डरावनी आवाज में बोला, अमर्त्य सिंह चौहान खुद के सिवा और किसी से प्यार नहीं करता, किसी से नहीं। और इतना कहते ही वो बोतल फिर होठों से लगाए उस शराब को पीकर अपने अंदर जल रहे गुस्से की आग को शांत करने लगा। तारांकन, यहाँ माही दिन भर से अपने कमरे में थी और वो अभी बेड पर सोई हुई थी। सोते हुए उसका मासूम सा चेहरा पसीने से भीगा पड़ा था। चेहरे पर डर की लकीरें खींच आई थी, मानो वो नींद में कोई खौफनाक सपना देख रही हो। और उसी पल माही एक जोरदार चीख के साथ सीधे उठकर बैठ जाती है, जिसके बाद ही वो यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाए खुद को देखती है और खुद को अपने कमरे पाकर माही एक राहत की सांस भरती है। माही खुद को शांत करते हुए बोली, आह, ये एक सपना था, मुझे लगा वो स्ट्रेंजर मुझे सच में अपने साथ लेकर गया। ये कहते हुए उसकी आवाज में डर और कपकपाहट थी। माही धीरे से बेड से उठ खड़ी हुई टाइम की तरफ देखती है। अब रात बहुत हो चुकी थी। वही माही ये सोचते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है, आखिर वो इतने देर कैसे सो गई और मारिया ने उसे उठाया क्यों नहीं। यही सोचते हुए माही लिविंग हॉल में आती है। वहाँ बेहद अंधेरा था। ये देख माही एक पल के लिए घबरा जाती है। वो मारिया को आवाज़ लगाने लगती है, जिस पर उसे मारिया का कोई जवाब नहीं आता। और ये देख माही और घबरा जाती है। तभी उस खौफनाक अंधेरे को तोड़ते हुए वहाँ की सभी लाइट्स एकदम से ऑन हो जाती है और ऐसा होते ही सामने का नज़ारा देख माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। क्या देखा माही ने, और क्या अमर्त्य लाएगा माही को अपनी कैद में।